अब चलते हैं लोकतंत्र का तो तीसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय है, विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय किसे क्या, अभिजन वर्गीय बोले तो जो पूंजीपति लोग हैं, जो अभिजन यानी कि आपने फ्रांस की क्रांति में देखा विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्ग जो कि पूंजीपति वर्ग यानी मध्यम वर्ग से ऊंचा है वो अभिजन वर्ग है। तो वो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो देखिए इसकी विचारधारा, लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का, लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र कौन है, अभिजन वर्ग है। यानी कि अभिजन वर्ग बोले तो पूंजीपति वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक, इस सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले प्रमुख विचारक, तो ये लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्ग की सिद्धांत कहता है कि शासन किसी का भी हो, शासन किसी का भी हो, सत्ता का उपभोग अभिजन वर्ग ही करता है। कौन करता है, अभिजन वर्ग ही करता है। तो लोकतंत्र के सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स। तो रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक हैं, जर्मनी के विचारक हैं ये रॉबर्ट मिचेल्स। ये रॉबर्ट मिचेल्स हैं बच्चों, एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार दी पॉलिटिकल पार्टीज दी। तो ये जो रॉबर्ट मिचेल्स हैं एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार यानी इन्होंने अपने विचार दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए। तो ये इसके जो हैं समर्थक हैं, मोस्का इतालवी विद्वान हैं, मोस्का ये इटली के विद्वान हैं जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए। तो ये जो हैं ये बच्चों ये तो लोकतंत्र के सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा केंद्र अभिजन वर्ग है और इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्को, पेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स आदि हैं। तो बच्चों और ये रॉबर्ट मिचेल्स की एक जर्मन विचारक हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है दी पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरे नामक मोस्का इतालवी विद्वान हैं जिसने अपने विचार दिए दी रूलिंग क्लास। इन्होंने द रूलिंग क्लास मोस्का ने किताब लिखी है। तो ये इतालवी विद्वान है। तो ये बच्चों को बहुत सी बार ऐसे पूछ लेता कि लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण के दो समर्थकों के नाम लिखिए। तो आप ध्यान रखना, तो रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्को, पेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स आदि हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो कि अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। देखिए कार्ल मार्क्स एक विचारक हुए, एक दार्शनिक हुए। उन्होंने अपने दास कैपिटल ग्रंथ में ये बताया बच्चों कि सारी संपत्ति के जितने भी देश के संसाधन हैं
उसके सभी लोग अधिकारी हैं, कोई ना पूंजीपति नहीं है, सभी लोगों का अधिकार है, ना कोई मजदूर है, यानी सारी संपत्ति न्यासी है, उस पर सभी का अधिकार है। तो ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत हैं, मार्क्सवादी, एक कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका उद्भव हुआ है, कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधाराओं में दिखाई पड़ता है और इसे व्यवहारिक रूप में लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग आदि ने दिया है। यानी चीन का है। तो देखिए जो कार्ल मार्क्स हैं, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। तो इसने कहा है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा में कहा गया है कि सारी संपत्ति न्यासी है, सारी संपत्ति सभी पूरे जितने देश के निवासी हैं उसकी है, और कोई भी जो अगर लाभ होता है तो सभी में समान रूप से बांट दिया जाए, कोई गरीब नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो, सभी का सारे संसाधनों पर अधिकार हो। तो ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं। तो ये जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। जो मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचारधारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ आदि ने दी हैं। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। अब देखिए बच्चों, जो लोकतंत्र का समाजवादी का मतलब होता है कि पूरे समाज के उद्भव के लिए जो कानून व्यवस्था बनती है पूरे समाज, यानी कि उसमें न तो कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, सभी को समानता का ये अधिकार मिले। तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है सिद्धांत है। तो समाजवादी जो सिद्धांत है बच्चों, ये समाजवादी सिद्धांत है बच्चों, ये जो लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। ये दोनों के समन्वय से बना है। इसमें उदारवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि भाई कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को अपनी प्रगति का अवसर मिलना चाहिए। तो ये तो कहता है उदारवादी। मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि पूरी संपत्ति, पूरे देश की संपत्ति यानी पूरे देश के संसाधन पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है जो देश का नागरिक हैं, और सभी को समान प्रगति का अवसर मिलना चाहिए। तो इन दोनों की विचारधाराओं के, मार्क्सवादी और उदारवादी विचारधाराओं के समन्वय से समाजवादी सिद्धांत का निर्माण हुआ है। तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, ये यानी कि ये समाजवादी सिद्धांत क्या है, ये उदारवादी लोकतंत्र में यानी समाजवादी सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए, जो समाजवादी सिद्धांत है, जो उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। तो लोकतंत्र का ये समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है बच्चों, उसे प्राय लोकतांत्रिक
समाजवाद भी कहा जाता है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवाद की आर्थिक समानता पर बल देता है। दोनों का समन्वय से कौन सा लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र वाली विचारधारा सामने आई है, तो ये प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है इसे। ये सिद्धांत क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। तो ये जो समाजवादी जो सिद्धांत है, ये क्रांति व हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी व संवैधानिक साधनों पर विश्वास करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके कि समाजवादी जो सिद्धांत है उन किन साधनों पर विश्वास करता है। तो ये सिद्धांत क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी किन पर करता है, विकासवादी व संवैधानिक साधनों पर विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है। तो ये कहता है समाजवादी, ये समाजवादी सिद्धांत कहता है। तो इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से, जहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीति स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है। यानी जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है तो वहाँ व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में समाजवादी, हमारी प्रस्तावना में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये सब चीज़ों के बारे में प्रस्तावना में उल्लेख है। बच्चों, आप एक बार अपनी किताब में पहले पृष्ठ पे या पीछे प्रस्तावना लिखी हुई है, तो वह प्रस्तावना जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये संसदीय व्यवस्था की पैरवी करता है, जिससे कि उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्शों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपके लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत दृष्टिकोण। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, देखिए बच्चों, लोकतांत्रिक शासन के जो प्रकार है दो प्रकार के हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। एक तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में हम इसके विस्तार हैं। लोकतंत्र के जो प्रकार हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रकार हैं बच्चों, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वो नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। हेनर शाह का कथन है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहक या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हेनर शाह
हर्नशा का ये मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को पूरी तरह से लागू होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों यानी 5 कैंटोनल प्रांतों में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासनों की व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए इनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। अब ये तो हो गया आपका पूरा चैप्टर। अब हम एक एक के बारे में उठाते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण उपयोग करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ होता है बच्चों, वहाँ पर कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें जनता यानी जनमत को सहयोग लिया जाता है, यानी जनता को बुलाया जाता है। तो ये प्रणाली कहाँ विकसित है? जहाँ छोटे देश हैं, जहाँ कम जनसंख्या है, वहाँ के लिए बहुत अच्छी प्रणाली है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जनता ही प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। जैसे कि कोई भी कानून बनाया गया, मान लीजिएगा कानून बनाया गया कि बाल विवाह नहीं करना है, पहले बन चुका है, बाल विवाह पे कानून बन चुका है, और विश्व में बनाया गया कि भाई इसी के मान लीजिएगा आप तो कोई भी अपराध है, सामाजिक बुराई है, जैसे नशे यानी शराब पीना एक बुराई है और शराब पर सख्त पाबंदी के लिए कानून बनाया गया। तो इसमें जनता की राय पूछी जाती है बच्चों, जनता की राय पूछी जाती है। वहाँ जनमत होता है, वहाँ जनता की राय पूछी जाती है कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता भागीदार होती है। फिर बहुत से लोग कहेंगे कि शराब अच्छी चीज़ है, तो पर यदि शराब पर यदि मान लीजिएगा ज़्यादा शराब के पाबंदी पर ज़्यादा मत है तो उसको लागू होगा। अगर शराब की पाबंदी पे मत नहीं आए, कम मत आए और शराब को खुली छूट देने वालों के ज़्यादा संख्या है, यानी कि बहुमत प्रणाली चलती है, तो इसमें जनता भागीदार होती है। जनता एक दिन चुनती है, जनता वोट करती है कि ये कानून गलत है या कानून सही है। अगर सही है तो जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है और उसके ऊपर अगर निर्णय देती है तो वो कानून लागू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण उपयोग करती है। वो नीति संबंधी फैसले लेती है, वो कोई भी नीतियाँ बनती है उनके संबंधित फैसले लेती है, कानून बनाती है, वो स्वयं कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन चलाते हैं उन अधिकारियों को जनता के द्वारा चुना जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है। हर्नशा का कथन है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहक या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हर्नशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी। अब ये क्या है, ये छोटे देशों के लिए अच्छी है। ये उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती है और वर्तमान में पूरी दुनिया में गत वर्ष की सुनाया था, वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनल प्रांतों में पाई जाती है। वस्तुतः यानी कि अभी क्वेश्चन आया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, कौन से राज्य में, कौन से देश में, क्वेश्चन आया था। बहुत से बच्चों ने गलती की इसमें। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि दुनिया में वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनल प्रांतों में पाई जाती है ये प्रणाली। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, इसको ध्यान रखना। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में
अधिकांश राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए इनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, बड़े राज्य हैं, तो उसमें जो जनता जो प्रत्यक्ष कानून बनाने में भागीदारी लेती है, तो वह अगर बड़े राज्यों में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। ज़्यादा जनसंख्या है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र 121 करोड़ जनसंख्या है, थोड़ी हो सकती है, पूरी तरह से शिक्षित नहीं है भारत की जनसंख्या, तो हम इसको यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। अब अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, भारत में तो बच्चों वोट देने नहीं जाते, वोट करने नहीं जाते लोग। तो देखिए अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, उसको हम वोट करते हैं और वोट करने के बाद में देखिए राजनीतिक दल होते हैं। अभी भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी सारे दल हैं, अभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की हैं, तो बहुत सारे दल हैं बच्चों। अभी तो भारत में तो दो ही दल प्रमुख है, बीजेपी और कांग्रेस। तो ये जो दल हैं अपनी नीतियां बनाते हैं, यदि हम सत्ता में आए तो ऐसा कर देंगे, काला धन वापस ला देंगे, हम सत्ता में आए तो किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, हम सत्ता में आए तो गरीबी मिटा देंगे। परंतु ये सब इनके एक नीतियाँ होती हैं। अब लोग क्या करते हैं, हाँ कि भाई कांग्रेस ऐसे करिए, भाजपा ये करिए, तो अब जिन लोगों को जिस चीज़ पर विश्वास होता है उसी दल के लोग को वोट करते हैं, उसी दल के लोग को वह वोट करते हैं। तो देखिए ये नीतियाँ बनाई जाती है इनमें। अब ये जब वोट करते हैं बच्चों, तो फिर वो लोग जो लोग चुनाव में हमने उनको वोट किया, वो जीत के संसद में गए, वो लोग हमारी तरफ से वो लोग हमारी बात को रखते हैं, हमारी तरफ से वो लोग हमारी बात को रखते हैं। हमने तो उनको वोट कर दिया, बस यहाँ तक सीमित थे। अब उनकी जिम्मेदारी है हमारे अधिकारों की रक्षा करना, हमारे कोई हमारे कानूनों की रक्षा करना, हमारे लिए कोई अच्छा कानून बनाना, कोई भी सामाजिक बुराई के लिए कानून बनाना, ये सब चीज़ें। तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि अब जो जीत के गया सांसद वह हमारे अधिकारों की वहाँ पर हिमायत करेगा, हमारे अधिकारों की विचारधारा को वहाँ रखेगा, और फिर उसके रिजल्ट बाद में आएंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हमारी जो इच्छा है हम वोट करेंगे, सभी लोग इकट्ठे हो गए, ये कानून बनना चाहिए, सबने कह दिया कि हाँ बनना चाहिए, बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, ये कानून बनाओ। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता पूरी तरह से भागीदारी, वो प्रत्यक्ष वोट करेगी, प्रत्यक्ष कानून बनाएगी, प्रत्यक्ष अपने फैसले लेगी। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम अपनी बात को हमारे सांसद महोदय से कहेंगे कि भाई इस जो बलात्कार हैं, जो ये बलात्कारी जो लोग हैं, इनको फांसी होनी चाहिए, जिससे समाज में अपराध रुक सकें। ये तो इन हम उनसे अवगत कराएंगे, फिर वो लोग इस चीज़ को संसद में उठाएंगे, फिर इस पर कानून बनेगा। हम प्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बना सकते, वो लोग उठाएंगे इस बात को, उठा के फिर कानून बनेगा। तो ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसे कहेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती। इसके अंतर्गत जनता स्वयं, ध्यान रखना, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को वोट किया है
यानी कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। अगर ये प्रतिनिधि अगले काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगी जनता? इनको अगली बार वोट ही नहीं करेगी, अगली बार इनको वोट ही नहीं देगी। तो जब वोट नहीं देंगे तो ये हार जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। तो ये J.S. मिल कहते हैं कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है बच्चों, जिसमें संपूर्ण जनता या जनता के बहुसंख्या शासन की शक्ति, यानी संपूर्ण जनता को कहेंगे जो जनता वोट देने का अधिकार है, जिस जनता की उम्र 18 साल हो चुकी है, जिस जनता की उम्र 18 साल हो चुकी है, जिसमें संपूर्ण जनता का मतलब होगा जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, यह जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा